हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आज का टॉपिक है हमारा धारा 144 और कर्फ्यू के बारे में समझेंगे। धारा 144 आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू है और कर्फ्यू के बारे में भी बहुत सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि यह होती क्या है और इनके अंदर क्या क्या प्रतिबंधित किया जाता है और यह हमें किस तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। और आज के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो होगी परेशानी नहीं होगी, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, है ना, और आप भी जागरूक होंगे। तो यह वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। दोस्तों, आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में, कि उसमें जज जो है निर्णय सुनाने से पहले ये बोलता था कि ताजराते हिंद दफ़ा 302 के तहत या दफ़ा 307 के तहत इनको ये सज़ा दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता था। तो यह क्या है, यह हमारी भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया जो 1973 है उसकी धाराएं होती हैं, उसके तहत ही निर्णय सुनाए जाते हैं। कितनी धारा, मतलब कितने टाइप से होते हैं, तो यह एक होती है CRPC की धारा, एक होती है IPC की धारा। तो यह धारा 144 है जो दोस्तों, वो किसकी, CRPC की धारा होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब धारा 144 लागू होती है तो इसके अंतर्गत होता है कि 4 या 4 से अधिक लोगों का कोई भी समूह जो होता है वो इकट्ठा नहीं रह सकता, और इकट्ठा नहीं रह सकता है और सभाएं नहीं कर सकता है, इस पर प्रतिबंध होता है। और किसी क्षेत्र विशेष में मोबाइल कंपनियों को या टावर वाली कंपनियों को यह आदेश दिया जाता है कि उस क्षेत्र का नेटवर्क रोक दिया जाए या कॉलिंग प्रभावित कर दी जाए या इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो यह कंपनियों को मानना ही होता है। यह होता है धारा 144 के अंतर्गत। तो देखा अपन ने, धारा 144 के अंतर्गत 4 या 4 से अधिक लोगों का समूह पर प्रतिबंधित रहता है। किसी मोबाइल कंपनियों को किसी क्षेत्र विशेष का इंटरनेट बंद करना होता है या फिर लैंडलाइन जो भी है वो बंद करवा सकती है हमारी प्रशासनिक बॉडी। ठीक है, तो इसका आदेश कौन देता है, धारा 144 जो होती है इसको लागू करने के लिए हमारा जिला का मुखिया जो होता है वो आदेश जारी करता है। ठीक है, तो कौन होता है जिला का मुखिया, जिला का मुखिया कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर इसको आदेश जारी कर सकता है कि धारा 144 लागू होती है। ठीक है, तो अपन इनको लिखते चलते हैं तो देखते चलेंगे आप लोग कि क्या होती है। ठीक है, तो यह हमने बताया आपको कि 4 या 4 से अधिक लोगों का समूह इकट्ठा नहीं हो सकता है। वह किसी क्षेत्र में कोई भी मोबाइल कंपनियां हैं उनको बोला जा सकता है कि मोबाइल कंपनी को बोला जाएगा कि उस क्षेत्र का इंटरनेट बंद कर दो या कॉलिंग बंद कर दो। और इसकी आदेश को कौन पारित करता है, इस आदेश को कौन जारी करता है, तो वो जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी इसको आदेश को लागू कर सकता है या आदेश को पारित कर सकता है। यह कब करेगा, यह धारा 144 लगाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, या तो जब किसी क्षेत्र विशेष में या किसी ज़िले में या किसी राज्य में अराजकता फैल जाए या वहाँ का माहौल गड़बड़ हो जाए। तो इन सब से निपटने के लिए जिला प्रशासन जो होता है वो आदेश जारी करता है कि धारा 144 लागू होती है, जिससे कि जो लोगों का समूह है वो समूह इकट्ठा नहीं हो सकता है, छितर बितर कर दिया जाता है, जिससे अराजकता जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। धारा 144 लागू होगी तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो धारा 144 जब लागू हो जाएगी तो हमारी पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इसके लिए यह धारा 144 लगाई जाती है। ठीक है, अब सवाल उठेगा कि धारा 144 जब लगाई जाती है तो मतलब सभी के ऊपर या इसमें आवागमन भी बंद होता होगा, या जैसे 4 या 4 से अधिक लोगों का समूह इकट्ठा नहीं हो सकता तो आवागमन भी बंद हो जाता होगा। तो देखिए, विशेष परिस्थितियों में ही आवागमन बंद होता है, बाकी ये है कि आवागमन चालू रहता है ना। लेकिन अगर कर्फ्यू, अपन कर्फ्यू के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो कर्फ्यू में
पूर्णतया आवागमन भी बंद होता है। इसके कर्फ्यू में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। पहले अपन धारा 144 को समझते हैं, फिर इसके बाद कर्फ्यू जब हम बताएंगे कि कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू लग जाता है ना, लगाती है शासन, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज के वीडियो के बाद आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि धारा 144 क्या होती है, ठीक है, और यह कर्फ्यू वगैरह में डिफरेंस आप समझेंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा सबसे पहले कि ये होता है 4 या 4 से अधिक लोगों को समूह नहीं हो सकता। एक क्षेत्र विशेष का कॉलिंग या इंटरनेट बंद किया जा सकता है। जिला अधिकारी इसको लागू करता है और उप जिला अधिकारी भी इसको लागू कर सकता है। कब लागू करेगा? जैसे अराजकता फैल जाए या किसी क्षेत्र में कुछ माहौल ख़राब हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? और अब जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार इसमें जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, किसी की मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। तो इसका भी हमारी संविधान में एक प्रावधान है कि अगर आपका इसमें कोई भी मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है या आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी वो लादा जा रहा है, कोई भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आपके मौलिक अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाके आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाकर आप अपने मूल अधिकारों पर पुनः लागू करवा सकते हैं। कब अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करवा सकते हैं। किसके? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। हम आपको पढ़ाएंगे जब अनुच्छेद के अपने मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में हैं, ये सब हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। बाकी इस वीडियो में अपन समझ रहे हैं धारा 144 और कर्फ्यू के बारे में, तो सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे। पर आगे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे, तो उसमें हम आपको जो रोचक जानकारियां हैं वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले यह धारा 144 कब लागू हुई थी? तो सबसे पहले यह धारा 144 1861 में अंग्रेजों के शासन में यह लागू हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब 1861 में पहली बार यह लागू हुई थी, तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें इसको एट इट इज वैसे के वैसे ये हमारे संविधान में जोड़ दिया गया कि यह धारा 144 इसी तरीके से प्रभावी होगी। या इसमें काफ़ी विवाद भी चलता रहता है कि इससे हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो उनका भी हनन हो जाता है क्या, और बहुत सारे विवाद होते हैं। विवादों को नहीं देखेंगे अपन, जो मुद्दा है उसको अपन पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो यह सबसे पहले 1861 में लागू हुई थी, ठीक है। वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे ही कि वैसे हमारे इसमें सिस्टम में जोड़ दी गई, ठीक है। और जैसे इसमें कोई भी आदेश पारित होता है, जैसे कोई भी आदेश पारित हुआ, जैसे धारा 144 लगी है और कोई भी अगर आदेश पारित कर दिया है तो वह आदेश कब तक प्रभावी होगा? केवल 2 माह के लिए आदेश जो आदेश पारित किया है वो 2 माह तक प्रभावी रहेगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको राज्य सरकार अगर चाहे तो उसको 6 महीने तक बढ़ा सकती है। इससे ज़्यादा उस आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। अगर आपको उस आदेश को या उसको आगे एक्सटेंड करना है तो आप विधानसभा में उसको बिल लाएंगे और उसको पारित करेंगे, कानून बना के उसको पारित करेंगे, तभी माना जाएगा, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे, ये तो अपन ने देख लिया कि धारा 144 से उससे जुड़े अपन ने बेसिक तथ्य देखे, ठीक है। इसके बाद अपन कर्फ्यू के बारे में देखेंगे। तो ये अपन ने इसके बारे में धारा 144 कर्फ्यू जानेंगे। कर्फ्यू क्या है? कर्फ्यू धारा 144 का ही एक विस्तृत रूप है। किसका? धारा 144 का ही विस्तृत रूप है। क्यों? क्योंकि धारा 144 में 4 या 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर, समूह बनाने पर प्रतिबंधित रहता है। इसमें क्या होता है कि यह आप पुलिस प्रशासन की अनुमति के बगैर आप घर से भी बाहर नहीं आ सकते हैं। धारा 144 ये कर्फ्यू अगर लागू है आपके क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में भी लागू हो सकता है, या पूरे भारत में भी लागू करवा सकते हैं, राज्य में लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब यह लागू होता है कर्फ्यू, तो क्या होता है कि आप पुलिस, अगर आप कोई ज़रूरी काम है, ज़रूरी सेवाएं आपको कहीं पे क्या कुछ भी है ना काम है, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी थाने में सूचित करना होगा कि हम भाई ये ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इसमें शादी ब्याह वगैरह ये सब फंक्शन क्या होते हैं,
बंद होते हैं टोटल, आप इसमें ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डीजे पर पूर्णतः बैन होता है कि डीजे नहीं बजा सकते हैं आप, इस तरीके के इसमें प्रावधान होते हैं, किसमें, कर्फ्यू में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा कि धारा 144 क्या होती है, कर्फ्यू क्या होता है, बेसिक सा अंतर आपको समझ में आया होगा। और ये आपके एग्ज़ाम में अगर कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक आध दो क्वेश्चन इससे ज़रूर मिले होंगे कि यह CRPC IPC 2 धाराएं होती हैं, ठीक है। तो यह धारा 144 जो है वो CRPC की धारा होती है, ठीक है। यह सबसे पहले 1861 में लागू किया गया था। और आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में जाएंगे और आपको अपने अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को पुनः लागू करने के लिए आप कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर दोस्तों समझ में आ रहा है और इसी तरीके की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।